ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ऑटिज्म पे ही बात होगी। सारे वीडियो में लगभग ऑटिज्म और उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम से बात होती है, लेकिन आज का वीडियो कुछ अलग नज़रिए से ऑटिज्म को देखना और इसके मैनेजमेंट को देखना, इस चीज़ को आप कैसे अच्छे से समझें और अवेयर हों। हम बार बार अवेयरनेस की बात करते हैं तो पेरेंट्स को जागरूक करने की बात करते हैं, तो इसलिए इसको आप अच्छे से समझेंगे इस बात को, और एक अलग नज़रिए से जब आप देखेंगे इस चीज़ को ना, तो ये काफ़ी आसान है। जिस नज़रिए से आप देखते हैं उस नज़रिए से ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जो सही है इसके बारे में जो फैक्ट की बातें हैं वो अगर आप समझेंगे तो ये बहुत ही ईजी है। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसके इंट्रो में हम लोग वीडियो पे आते हैं कि आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि इसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स जानने चाहिए, और डूज से पहले डोंट्स जानने चाहिए। किसी भी कंडीशन में, किसी भी बीमारी में, किसी भी ये में कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले बचाओ, उसके बाद उपचार करना है तो करेंगे, लेकिन प्रिवेंशन कैसे करें और प्रिकॉशंस कैसे लें। किसी बीमारी को जब हम ये करते हैं ना तो कुछ उसके इंडिकेशंस होते हैं, कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं कि हाँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन इस कंडीशन में हम क्या क्या नहीं करेंगे, और इंडिकेशंस होते हैं कि ये इस तरह की प्रॉब्लम है तो क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो ये इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डूज डोंट जो हम बताए, तो इसमें सबसे ज़रूरी होता है ना कि क्या नहीं करें। और आज के वीडियो में हम यही डिटेल में चर्चा करेंगे कि अगर बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, आपके बच्चे में दिख रही हैं प्रॉब्लम्स, या फिर आपको डाउट हो गया है, कन्फर्मेशन बायस्ड आप हो गए हैं, तो उस कंडीशन में हड़बड़ा के, घबरा के क्या आपको नहीं करना है ये जानना है। सिर्फ आप ये जान लेंगे ना कि क्या क्या नहीं करना है, तो उसके अलावा कुछ भी कर सकते हैं। और क्या क्या नहीं करना ये जानना ज़रूरी है। हड़बड़ी में समझ नहीं आता, आपको उतना इस बारे में पता नहीं है, तो आप वही चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। और जो नहीं करनी चाहिए, जैसे सिंपल सी बात करें, किसी को चोट लग गया, हाथ पैर कट गया, कहीं से जल वल गया, तो आप लोग सुने होंगे ना, कॉमनली लोग क्या करते हैं, गर्म पानी से सेंक देते हैं। ऑलरेडी इन्फ्लामेटरी चेंजेज वहाँ पे आते हैं, लेकिन उसको गर्म पानी से सेंक के और प्रॉब्लम बढ़ाई जाती है, कम नहीं होता है। और बुजुर्गों से सुना होगा, पुराने लोगों से सुना होगा, पुरानी पीढ़ी वाले लोग कहते हैं कि कुछ भी हो तो गर्म पानी लेके कपड़ा डाल के उसमें उससे सेंक दो। नहीं होता, वो गलत है, सरासर गलत है। इसी तरह की चीज़ें ऑटिज्म और इससे एसोसिएटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में लग रही हैं, और इसी तरह की भ्रांतियां हैं कि प्रॉब्लम है तो ये कर दो, या वीडियो देख लिया तो ये बॉल पे जंप करा दो, या फिर ये करा दो। इस तरह के हज़ारों ऐसे ये हैं कि आप लोग वो काम कर जाते हैं और उससे बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ती है, कम नहीं होती। तो इसलिए अब आगे जो बातें हम स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं, आप अच्छे से ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को थॉरली अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ आप मेजर मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं रही है, प्रॉब्लम अलग बढ़ रही है। तो चलिए एक एक करके इन पॉइंट्स को हम देखें। सबसे पहली बात ये होती है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान से समझिएगा कि अगर लगा आपको कि बच्चे में कोई डेवलपमेंटल डिले है, हम लोग कैसे ये करते हैं, आसपास के आस पड़ोस से कंपैरिजन करते हैं और बच्चों से। अगर अपने घर में एक ही बच्चा है तो समझ तो आएगा नहीं कैसे ये हो रहा है। हो सकता है कि आपका पहला ही बच्चा हो और आप फैमिली से दूर कहीं नौकरी के ये में रह रहे हैं, तो आपको तो समझ में आएगा नहीं कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे को और कैसे कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये जब आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर कुछ दिन तक डिले होता है, फिर समझ में आता है, आसपास के बच्चों को देख के लगता है कि अच्छा 2-2.5 साल तक में तो सब कुछ नॉर्मल डेवलप हो जाना चाहिए था, लेकिन डेवलप नहीं हुआ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पीच, कि बच्चा बोल नहीं रहा, इतना बड़ा हो गया क्योंकि शरीर से तो वो सही जा रहा है, और क्या हो रहा है कि हम लोग उसको कुछ इंडिपेंडेंटली करने नहीं देते हैं, सारी चीज़ें हम करके दे रहे हैं, तो हमको समझ में नहीं आता कि कमांड फॉलोइंग कर रहा है कि नहीं, वो खुद अंडरस्टैंडिंग कर रहा है कि नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें खाने से लेकर एडीएल की सारी चीज़ें उसकी हम कर रहे हैं। तो इसलिए वो चीज़ें हमको समझ में नहीं आ पाती हैं। बोलता नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम हमको लगती है, क्योंकि इसी से हम एज ए लेमैन हम इसी से डायग्नोस कर पाते हैं कि कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है कि अभी तक बोल नहीं रहा। उसके बाद आप अपने घर में बात करते हैं, हो सकता है कि आपके फैमिली वाले, आपके जो ये हैं, आपके सास ससुर हैं या फिर आपके माता पिता हैं, वो आपसे दूर रह रहे हो, तो उनसे आप बात करते हैं तो उन लोग कहेंगे अच्छा फलाने का बच्चा भी लेट बोला था, ये होगा, वैसे ही धीरे धीरे आ जाएगा।
कुछ समय आपने और वेट किया, उसके बाद कहीं डॉक्टर के पास लेके गए तो किसी पेडिट्रिशियन के पास लेके गए और उसको समझ नहीं आया तो उसने कह दिया कि बस डेवलपमेंटल डिले है, कुछ दिन में ये हो जाएगा। और नहीं तो चूंकि उसको पता नहीं है तो कहीं कहीं से सुना है स्पीच थेरेपी के लिए बोल देता, स्पीच थेरेपी के लिए। और जिनको नहीं पता वो स्पीच थेरेपी में लेके जाते हैं और फिर क्या होता है कि चूंकि मैक्सिमम केसेस में तो डेवलपमेंटल डिले, फिजिकल माइलस्टोन्स डेवलप हो रहे हैं, फिजिकली वो बच्चा ठीक हो रहा है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल माइलस्टोन्स उसके वो अचीव नहीं कर पा रहा, तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिले वाले कंडीशन में भेज दिया जाता है स्पीच थेरेपी में। अब वहाँ चूंकि बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर वगैरह है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है, स्थिर बैठता नहीं, ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो जिस बच्चे में वो ही नहीं है और उसको स्पीच में भेज दिया गया, स्पीच थेरेपिस्ट के पास आप जाएंगे तो वो कहेगा ही कि हाँ, अब जाहिर सी बात है कोई दुकानदार अपने यहाँ से क्यों भगाएगा ग्राहक को। आप किराने दुकान वाले के पास जाके कहेंगे कि हमको हरा सब्जी खरीदने जाना है, तुम ये सामान निकाल के रखो, तो कहेगा वो क्यों आप दूर लेने जा रहे हैं हरा सब्जी, आप यहाँ से चना सोयाबीन लेके जाइए। तो सबका अपना अपना है, गलती उनकी नहीं है, समझना आपको है कि आप उसमें जाएं कि ना जाएं, पहले केस को अच्छे से समझें। तो बस आपने स्पीच थेरेपी कराना शुरू किया, कोई 6 महीने से करा रहा है, कोई 9 महीने से करा रहा है, कोई 1 साल से करा रहा, डेवलपमेंट तो कुछ नहीं हुआ, बच्चा बातों को रिपीट करना शुरू कर दिया। आप इसको क्या समझते हो कि डेवलप हो रहा है, स्पीच इसमें आ गई, नहीं आई, वो एज के हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें और एक्सपोजर उसको मिले और फिर क्या हुआ कि सामने कोई उसको तोते की तरह रटवा रहा है और उसने वो रटा, उसके बाद से क्या हुआ कि प्रॉब्लम बढ़ गई, इकोलैलिया डेवलप कर गया। क्या डेवलप कर गया? इकोलैलिया। इकोलैलिया क्या होता है? व्हाट इज योर नेम, हम बार बार बच्चे को बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर, फिर कहते हैं कि बोलो माई नेम इज आद्विक अर्णव, जो भी। तो वो क्या करेगा कि कुछ दिन तक तो सुनते रहेगा, ऑब्जर्व करते रहेगा आपके एक्सप्रेशन को, आपके बोलने के तौर तरीके को, और फिर वही बातें वो क्या करे, इमिटेट करना शुरू कर, मिमिक्री। अब नेक्स्ट टाइम से पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, तो कहेगा व्हाट इज योर नेम। उसके बाद आपके बोलने से पहले कहेगा बोलो माई नेम इज आद्विक या अर्णव, जो भी है उसका ABCD जो भी नाम। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अनजाने में जो गलती हम करते हैं, बच्चे को बुलवाने वाले। एक तो स्पीच थेरेपी में डाल दिया, उस पर घर में भी लगे हैं कि ये बोलो, वो बोलो, वो बोलो, वो बोलो, एप्पल बोलो, सेव बोलो, संतरा बोलो, ऑरेंज बोलो, नारंगी बोलो, करके इतना 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 करके हम लोग जो ये कर देते हैं, तो बच्चों की प्रॉब्लम वहाँ से बढ़ती है, कम नहीं होती। ये पहला पॉइंट था। तो अब आपको ये समझना चाहिए कि अगर डेवलपमेंटल डिले या स्पीच डिले ही आपको लग रहा है, तो आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या वो ज़रूरी चीज़ें जो हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उन चीज़ों को समझ पाता है, क्या वो टॉयलेट जाता है खुद से, अगर उसको अर्ज हो यूरिन की या बॉयल की तो वो बता पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है, 2.5-3 साल का हो गया तो खुद से वॉश कर पाता है, या फिर कोशिश करता है वॉशरूम में अगर 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए अगर ये रहना हो, खुद से नहाने के लिए ही या फिर टॉयलेट वगैरह के लिए जाना हो, पोटी के लिए जाना हो, 15-20 मिनट वो बैठ पाता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं कर पाता है तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिले है, उसको सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर हो सकता है, या फिर वो धीरे धीरे ऑटिज्म की तरफ जा सकता है। तो वहाँ स्पीच की प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ न्यूरो डेवलपमेंटल डिले। जो आदमी कुछ समझेगा ही नहीं वो कुछ बोलेगा कैसे? तो बोलवाने वाली जो गलती आप लोग करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, और आप लोग खुद बच्चे को प्रॉब्लम की तरफ ढकेल रहे हैं, उसको प्रॉब्लम से निकाल नहीं रहे। तो इस गलती को सुधारना है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, और ये मैक्सिमम लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम है। उदाहरण से समझिए, जिस दिन आपको लगा कि आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और आप थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, तो आप गूगल सर्च करते हैं, यूट्यूब वगैरह से बहुत सारे वीडियोज देखते हैं, फिर कहीं से भुला भटक के आपको पता चल गया कि इसके लिए न्यूरोपेडिएट्रिशियन एक डॉक्टर होता है जिसके पास जाना चाहिए बच्चे को लेके, और वो आगे का क्या करेगा कि जांच वगैरह करा के या फिर जो भी चीज़ें करके कुछ दवाएं वगैरह दे के आगे कैसे क्या डेवलप करना, वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। ठीक है, मैक्सिमम लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। और हर एक वीक में 15-20 लोगों का जब हम असेसमेंट वगैरह करते हैं, उसमें से 70-80% लोगों का रेशियो ये होता है
कि उनको लगा ऐसी प्रॉब्लम है तो सबसे टॉप का डॉक्टर सर्च किए, सबसे टॉप का। और टॉप का डॉक्टर कैसे होता है? जो गूगल ऐड अपना ज़्यादा चलाता है, जो रेटिंग अपना ज़्यादा रखता है और जो हाइप अपना क्रिएट करके रखता है, टॉप का डॉक्टर वो होता है। आप क्या है कि प्रचार तंत्र के जाल में फंस के टॉप के डॉक्टर्स पकड़ते हैं, ये आपकी गलती नहीं है। हर कोई चाहता है कि हम बेहतर से बेहतर इलाज करा पाएँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम नहीं कहेंगे उसको। लेकिन हमारी मेंटालिटी की बात कर रहे हैं कि मेंटालिटी हमारी क्या होती है कि हमको टॉप का डॉक्टर, उसको पता चला कि उसका 1.5-2 महीने बाद का हमको अपॉइंटमेंट मिल रहा है, तो हम उतना दिन तक रोक के रखते हैं, चलो मिल गया अपॉइंटमेंट, डॉक्टर के पास हम गए। डॉक्टर के पास जाते ही वो उसने जो भी जांच करानी थी, ज़रूरी जांच, उसके हिसाब से जो करना चाहिए, बेसिक जो नॉर्म्स हैं उसको फुलफिल कराना बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैक्सिमम केसेस में ना ब्रेन से कोई प्रॉब्लम है, ना ही उसको हियरिंग की प्रॉब्लम है, ना ही जो भी टेस्ट कराए जाते हैं उसकी प्रॉब्लम है। उसके प्रोसेसिंग, सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर होता है और उसके बारे में कई बार हमने डिटेल में समझाया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। डॉक्टर ने बच्चे को देखा, उसके बाद कुछ मल्टीविटामिन सजेस्ट कर दिए, क्योंकि उसको पता है कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिले है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं। MRI वगैरह करा ले, कुछ लोग EEG करा लिया, कुछ जो भी करा लिया, बेरा टेस्ट वगैरह करा लिया, कहीं से कुछ भी उसमें निकला नहीं। तो फिर उसको समझ में आ गया कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिले है, वो उसी के लिए बैठा। अब वो डेवलपमेंटल डिले है तो फिर क्या करेगा कि अब मैक्सिमम जो मेट्रो सिटीज़ हैं या फिर बड़े बड़े शहर जो हैं, अभी जैसे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हरियाणा, गुजरात, मुंबई, इन सब जगहों से पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। हमारे ऑनलाइन सेशन में, कुछ लोग ऑफलाइन सेशन में, सब जगह। इन सब लोगों की हिस्ट्री एक ही तरह की है, मतलब इनकी कहानी एक तरह की है कि हम गए, डॉक्टर ने देखा, फिर जांच कराया, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, उसने इतनी इतनी दवाएं लिख दी, 5-5, 6-6, 10-10 दवाएं तक लिखी जाती हैं, और ये दवाएं हम दे रहे हैं, 6 महीने से दे रहे हैं, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर बीच में मिलने बुलाया तो बोला कि ABA थेरेपी में लेके जाइए आप बच्चे को, ABA थेरेपी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, और इन सब शहरों के लोग जो देख रहे हैं वीडियो, आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इन्हीं सब शहरों से मैक्सिमम लोग मेरे पास मिले हैं जो ABA थेरेपी के चक्कर में फंसे हुए हैं। अब बार बार हम कहते हैं कि वो जो डॉक्टर है ना, वो अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने जांच कराया, उसने दवाएं दी, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका अपना जो एक क्राइटेरिया है उसको उसने फुलफिल किया। लेकिन आगे का उसको नहीं पता, रिहैबिलिटेशन का उसको नहीं पता। उसने गलती क्या की कि वो अंदाज पे, उसने कहीं सुना हुआ है, वो हवाई बातों में उसने ABA थेरेपी लिख दिया, और चूंकि अब उसने बोला इसलिए आप कहते हैं कि हमको ये फॉलो करना है, तो आप डॉक्टर की बात मानी, क्योंकि उसको तो 1.5-2 महीना बाद आपको नंबर मिला था, तो आपने उसकी बात मानी और ABA थेरेपी में लेके चले गए। ABA थेरेपी क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ABA थेरेपी एविडेंशियल प्रूफ कुछ भी नहीं है। कुछ ये होते नहीं होता है कि बाहर से कुछ चीज़ें थोप दी जाती हैं। जैसे कोई क्या हुआ कि अभी कीचड़ में लौट गया तो उसको मड थेरेपी बोलता है, कोई बालू में ये हो गया तो सैंड थेरेपी बोलता है, कोई गाना रिलैक्सिंग सुन रहा है तो उसको म्यूजिक थेरेपी बोलता है, कोई पार्क में हा हंस रहा है तो लाफ थेरेपी बोलता है ना। ऐसे ही ABA थेरेपी है यूजलेस, कोई मतलब वाली बात नहीं होती है। अभी बताएंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये ABA को इतना ये क्यों करते हैं, हमारे पास भी ABA थेरेपिस्ट हैं, लेकिन उसका रोल कहाँ होता है वो भी हम बताएंगे। ABA का मतलब होता है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। अप्लाइड बिहेवियर मतलब कि गलत बिहेवियर, एक नॉर्मल बिहेवियर, एक पागल वाला बिहेवियर, अप्लाइड बिहेवियर बोलते हैं। अब कोई हमारे सामने सीनियर कोई आ रहा है, उसको हम गाली दे रहे हैं, हमारे सीनियर कोई खड़े हैं, हम बैठे हुए हैं, टीचर हमको मिल रहा है, टीचर को हम गाली दे रहे हैं, मारने पड़ जा रहे हैं, अपने माता पिता को हम गाली दे रहे हैं, ये भी अप्लाइड बिहेवियर है। तो कहाँ किसके साथ कैसा डिसेंट बिहेवियर करना चाहिए अगर हमको पता है तो वो नॉर्मल बिहेवियर है, और उसके उलट हम कुछ ये कर रहे हैं वो एबनॉर्मल बिहेवियर है, जिसको कि वही हम बोल रहे हैं कि अप्लाइड बिहेवियर। अगर एनाटमी की बात करें तो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, अप्लाइड एनाटमी की बात करते हैं तो उसमें क्लिनिकल कुछ कंडीशंस आ गए, जिसमें पैथोलॉजिकल कंडीशंस आ गए, कुछ प्रॉब्लम आ गई डिजीज डिजॉर्डर्स के, तो उसको अप्लाइड एनाटमी बोलते हैं। ठीक इसी तरह अप्लाइड बिहेवियर की बात होती है। अब ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, धीरे धीरे समझ में आएंगी। अब समझिए ABA थेरेपी में होता क्या है, ये भी आपको समझना चाहिए।
एबीए थेरेपिस्ट पहले कौन होता है? एबीए थेरेपी आपको साल भर का सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे गूगल वगैरह पे, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, वो कोई भी कर सकता है। उसका मेडिकल बैकग्राउंड से कोई नाता नहीं है। वो अगर आप क्या बोलते हैं, आर्ट से, कॉमर्स से या फिर साइंस से, जिससे भी आप ये किए हुए आपने 12th किया हुआ है, उसके बाद से एबीए थेरेपी आप कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट हैं, आर्ट से ही हैं, आप एबीए थेरेपी साल भर का सर्टिफिकेट वगैरह का कोर्स मिलता है आपको, वो आप करके आप भी एबीए थेरेपिस्ट बन सकते हैं, लेकिन यूजलेस थेरेपिस्ट होंगे आप। और ये बातें बतानी जरूरी है क्योंकि मैक्सिमम लोग इन चक्करों में फंस के और अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं। असल में अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब समझ रहे हैं आप, विश्लेषण होता है। तो विश्लेषण क्या होता है कि पूरा शुरू से लेकर अंत तक चीज़ों को रिसर्च करना, सारे उसके साइन सिम्टम्स को ये करना, उसके बाद एनालाइज करके और तब उसका एक पैटर्न बनाना कि इस पैटर्न पे लेके चलना है। और पेरेंट्स की काउंसलिंग वो कौन करते हैं? बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट। वो इसके लिए ऑथराइज्ड जो थेरेपिस्ट हैं, ऑथराइज्ड जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ऑथराइज्ड मतलब हेल्थ केयर एक्सपर्ट वो होते हैं जो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। और बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है कि वो पेरेंट्स को या तो 15 दिन पे या महीने में एक बार या फिर वीक में एक बार पेरेंट्स को बुला के और बच्चे को सामने रख के उसको एनालाइज करके, और तब या फिर वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, वो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, वो एनालाइज करके और पेरेंट्स को ट्रेन करेगा कि आपको कैसे घर में ये करना है, बच्चे को ट्रेन करना है, बिहेवियर की ट्रेनिंग कैसे देनी है, वो पेरेंट्स का काम है। थेरेपी सेंटर में एबीए के नाम पर कोई फ्लैश कार्ड दिखा के बोल रहा है तोता तोता तोता, पैरट तोता, पी फॉर पैरट, PARROT, पैरट, पैरट मीन्स तोता, ये सिखा रहा है फ्लैश कार्ड में दिखा के, ये बिहेवियर थेरेपी होता है। कोई क्या कर रहा है कि बच्चे को डांट रहा है, कोई मार रहा है, लॉजिक ये दे रहा है कि मारना पड़ेगा, डराना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग, अभी राजस्थान से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, वो कह रहे हैं कि बच्चे को मार रहा था सब। और इस तरह कई सारे ये कि मारता है लोग, उसके बाद से डांट रहा है, उसके बाद से फ्लैश कार्ड दिखा रहा है, कोई कलरिंग करा रहा है, कोई उसको बुक पढ़ा रहा है, वो डिग्री कॉलेज में है कि उसको एग्जाम पास करवाना है। तो ये एबीए थेरेपी है। एबीए थेरेपी का कॉन्सेप्ट किसी को पता ही नहीं है। मैक्सिमम सेंटर्स आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको मूर्ख बना रहे हैं एबीए थेरेपी के नाम पे, और ये आप लोग समझते ही नहीं हैं। आप समझिए कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होता है वो इंटरमीडिएट ISC बायो के साथ करेगा, उसके बाद या तो एंट्रेंस निकाल के या प्राइवेट कॉलेज से डायरेक्ट एडमिशन लेके ऑक्यूपेशनल थेरेपी की 4.5 साल की पढ़ाई करेगा, बराबर। अब वो उसने पढ़ाई करी, उसके बाद इंटर्नशिप किया 6 महीने का, तब वो फील्ड में उतरा, कुछ समय लगा उसको चीज़ों को देखने समझने में, तब जाके वो उसका एक्सपर्ट हुआ, धीरे धीरे वो चीज़ों को कर रहा। बैकग्राउंड उसका क्या है? ISC बायो। वो उसने क्या करा? ह्यूमन एनाटमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसके अलावा न्यूरोलॉजी, जो भी चीज़ें जो इसमें आया वो पढ़ा। फर्स्ट ईयर में ये सारी चीज़ें पढ़ाई होती हैं। एनाटमी पढ़ा, न्यूरोलॉजी पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ा, सोशियोलॉजी पढ़ा, ये सारी चीज़ें पढ़ के फाइनल ईयर तक जाते जाते उसने सेंसरी इंटीग्रेशन, न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी, ये सारी चीज़ें पढ़ी। एक फिजियोथेरेपिस्ट सेम ऐसा ही होता है, कम से कम 27-28 बुक्स उनको पढ़ने होते हैं पूरे कोर्स में। एक MBBS डॉक्टर्स जो होते हैं उनके बराबर एक फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इनकी पढ़ाई हो रही है। एबीए थेरेपिस्ट क्या कर रहा है कि वो किसी भी स्ट्रीम से आ रहा है, वो आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी आ रहा है, और उसने 1 साल का सर्टिफिकेट का कोर्स उठा लिया, और वो इनके इक्विवेलेंट दिखाया जा रहा है कि ये इक्विवेलेंट है और ये वैसे ही ट्रीट कर सकता है जैसे वो लोग ट्रीट करते हैं। तो ये सरासर धोखा आपके साथ है ना। सेंटर वाले का क्या है? हो सकता है कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सेंटर खोल के रखा हो और उसने वहाँ पे अपने रख लिया और उसको बहुत कम पैसे दे के अपना ये करवा रहा, और आपसे उतना ही पैसा लिया जा रहा है जितना ऑक्यूपेशनल थेरेपी का लिया जा रहा है, जितना आपको स्पीच थेरेपी का लिया जा रहा है, जितना आपको और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए लिया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपकी है। इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा तब जाके। अगर अब एबीए थेरेपी में थोड़ा सा और इसमें डिटेल में समझाएंगे। बच्चे को सिखा रहे हैं सदा सच बोलो, मोरल की बात है, मोरल साइंस की बात है ना, सदा सच बोलो, झूठ नहीं बोलो, किसी का चोरी नहीं करो, ये नहीं करो। और घर में पता चले कि घर में ही घर का लोग चोर है, एक एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं। उसको बाहरी लोगों से पता चल रहा है कि तुम्हारे घर के लोग चोर हैं, हमारा ये सामान चुरा लिए, हमारा वो सामान चुरा लिए। या फिर हम बच्चों को सिखाते हैं कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, कभी भी झगड़ा, मिलजुल के भाई बहन अपने में रहो। बच्चे करते हैं झगड़ा, और माता पिता रोज मार पिटाई अपने में कर रहे हैं। तो किस एबीए थेरेपी से आप बच्चे का बिहेवियर सुधार सकेंगे?
तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? घर वालों का बिहेवियर। उनका बिहेवियर कैसा है, पहले घर का माहौल कैसा है। टेंस्ड माहौल होगा तो आप एबीए थेरेपी करा के बच्चे का क्या करें? कुछ नहीं होगा। तो इसलिए एबीए थेरेपी सरासर धोखा है। जब तक वो कोई बिहेवियरल या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आपको चीज़ें समझा नहीं रहा कि आप कैसे इसके बिहेवियर पे काम करें, तो वो सरासर धोखा है। और इन चक्करों में मैक्सिमम लोग डॉक्टर्स के फेर में पड़ जाते हैं। अभी बीते रविवार की बात है, आज कौन सा सोमवार है ना, कल की बात है। एक डॉक्टर कपल हमारे साथ जुड़े थे, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर्स हैं, दिल्ली में ही, हाँ दिल्ली से हैं। उनके बच्चे को उन लोगों ने कहीं दिखाया, किसी ने बोला कि एबीए थेरेपी कराओ, उन लोगों को समझ आ गया, उन लोग नहीं गए, लेकिन फिर भी वो भटक रहे हैं। वो लेमैन से ज़्यादा कंफ्यूज वो हैं, क्योंकि इनके सर्कल में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, सब अपना अपना ओपिनियन देंगे, ये कराओ वो कराओ वो कराओ। वो बेचारे कंफ्यूज हैं और काफ़ी समय उन्होंने गंवा दिया और बच्चे को ठीक भी नहीं कर पाए, जबकि बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है अभी तक, उनका बच्चा ठीक भी होना चाहिए था। हमने उनको सारी बातें समझाई, उसके बाद उनको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझाया, तब जाके उनको समझ में आया कि एक्चुअल में उनके बच्चे को प्रॉब्लम क्या है और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, बस सही से थेरेपी प्रोटोकॉल चलेगा, 6 महीने बाद उनका बच्चा 70-80% इंप्रूव कर जाएगा। और उन्होंने वो चीज़ें एक्सेप्ट कर ली। तो सबसे बड़ा स्कैम है ये एबीए थेरेपी, और बिना जाने जब आप ये करेंगे तो आप उसमें चले जाएंगे और फंस जाएंगे। बच्चे में जब माइनर प्रॉब्लम है ना और सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर होता है ना, तो सबसे पहला काम हमारा होता है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। उसके लिए जो उसके एक्सपर्ट होंगे वो ही एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे, जैसे बताएंगे उसी के हिसाब से काम करना। ये नहीं कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का नाम सुना, गूगल से सर्च कर लिया, कहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, वही कर रहा है, वैसे नहीं होता। और वो मैंने जिस डॉक्टर कपल का ये किया, उन लोग भी वैसे कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से तो वो लोग परेशान हो गए, तो अपने हिसाब से जितना नॉलेज है उनको कर रहे थे, लेकिन उसमें भी गलतियाँ बहुत सारी हैं। तो हमने उनको समझाया कि आप ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, जो चीज़ें आपको जैसे बताई जाएंगी उस हिसाब से काम करेंगे, बच्चा आपका पूरी तरह से ठीक होगा, कोई डाउट नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। सबसे बड़ा, सबसे कॉमन मिस्टेक हम लोग ये भी करते हैं कि जब ये बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो हम और बीमारियों की तरह इसको भी बीमारी समझते हैं। मतलब लगा कि अगर डेवलपमेंटल डिले है बच्चे में तो हम इसको बीमारी समझते हैं। जैसे कि एक अगर टीबी समझ लें, न्यूमोनिया समझ लें, टाइफॉइड समझ लें, मलेरिया समझ लें, ये एक बीमारी हुई ना। इसी तरह हमको लगता है कि ये भी एक बीमारी है जिसका हम जांच करवाएंगे और जांच में जो आएगा उसके हिसाब से दवाएं देंगे और दवाएं दे के हम बच्चे को ठीक कर लेंगे। मैक्सिमम लोगों को अच्छे डॉक्टर्स जो अभी के टाइम में हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि दवाएं इसका सॉल्यूशन नहीं है, आप जाके थेरेपी कराइए। उन लोग का क्या है कि वो सोचते हैं कि चलो दवाई दे दिया ना, अब यही खिलाते रहेंगे और बस ऐसे ही रख देंगे, वो ठीक हो जाएगा। मैक्सिमम लोग, और कुछ लोग इसी में आते हैं थोड़ा अलग कैटेगरी में, मल्टीपल थेरेपी सेशंस वाले। मल्टीपल थेरेपी सेशन मतलब वो चाहते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी हो जाए, स्पीच थेरेपी भी हो जाए, मतलब इनका बच्चा सेंसरी इशूज हैं वो भी खत्म हो, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो, साथ में स्पीच भी डेवलप कर जाए, जल्दी से बोलने लग जाए। मम्मी को मम्मी बोल दे, पापा को पापा बोल दे। पापा इसलिए परेशान है कि उनको पापा नहीं बोला जा रहा, मम्मी इसलिए परेशान है कि उनको मम्मी नहीं बोला जा रहा। उनको सुनना है मम्मी और पापा, बिना ये समझे कि वो बच्चा वो चीज़ को समझ ही नहीं रहा। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि उसके साथ हुआ क्या है, उसको तो ये भी नहीं पता, क्योंकि वो जन्मना तो उसके बस में था नहीं कि किसके घर में जन्म लेना है। उसको तो ये भी नहीं पता था कि हाँ ये न्यूक्लियर फैमिली में हमको लेके जा रहा है लोग, जबकि फैमिली तो होती है जॉइंट फैमिली। उसके अलावा आस पड़ोसी भी अपने परिवार के तरह हों तो उसमें सोशल इंटरेक्शन अच्छे से डेवलप करे, तो वो तो हमने किया नहीं। न्यूक्लियर फैमिली, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब में, उसके अलावा भी क्या, तो बच्चे का स्क्रीन टाइम इतना हम कर दिए कि रियल वर्ल्ड से कनेक्शन के टाइम में वो वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट किया। अब ये सारी प्रॉब्लम्स हुई, बच्चे की गलती क्या है इसमें? उसने टीवी बोला था देखने के लिए, उसने बोला था मोबाइल दिखाओ, अब आपने आदत पकड़ा दिया, उसको लगता है कि ये इसमें मज़ा है, इधर तो नहीं मज़ा है। वर्चुअल वर्ल्ड में मज़ा है, सपना देखिए, सपने में पैसा पाए जा रहे हैं, मज़ा ही मज़ा है। 1000 रुपया कमाना हो उसके लिए जितना मेहनत लगेगा उसमें मज़ा नहीं है, सजा है। तो वर्चुअल जो चीज़ें होती हैं वो आभासी है, क्षणिक मज़ा देंगी, बाद में दुख है। जिसमें थोड़ा दुख हो रहा है बाद में सुकून है।
बच्चे को ये नहीं पता, क्योंकि उसका ना बाल बच्चा है, ना उसको करियर का टेंशन है, ना उसको फ्यूचर में कुछ ये का है, उसको समझ ही नहीं है उसको क्या कर रहा है। आप लोग हैं ना उसको देने के लिए। तो इसलिए उस बच्चे को नहीं पता कि उसको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और आप ज़बरदस्ती उसको स्पीच में और ये सब चीज़ों में घसीट रहे हैं। जबकि स्टार्टिंग में किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो सेंसरी इंटीग्रेशन की डिफ़िकल्टी, जिसको सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर बोलते हैं, और ये प्रॉब्लम अगर है बच्चे की तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, इसमें सेंसरी इंटीग्रेशन की डिफ़िकल्टी जो मैंने बताया सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर, तो इसमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी चलेगी, और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी से ही बच्चा स्थिर होगा, धीरे 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 अपने माइलस्टोन्स जो न्यूरोलॉजिकल हैं उनको अचीव करेगा, और तभी वो धीरे धीरे ठीक होगा। नहीं तो मल्टीपल थेरेपी सेशंस के फेर में आप पड़े हुए हैं, या फिर आप यूट्यूब थेरेपी के फेर में पड़े हुए हैं। यूट्यूब से आपको लगता है कि देख के आप यूट्यूब थेरेपी कर लेंगे और बच्चे को ठीक कर पाएंगे। तो संडे का, जैसे मैंने कल का जो ये करा कि कल 10 लोगों को देखा होगा, और हम लोग तो बुकिंग नहीं ले रहे थे, लेकिन जो लोग मजबूरी में आते हैं करना पड़ता है। तो 10 लोगों में 8 लोग ऐसे थे कि जो 2.5-3 साल से कहीं ना कहीं थेरेपी के चक्कर में पड़ रहे हैं, और फिर कहीं क्या हो रहा है कि कहीं धोखाधड़ी हो रही है, कहीं बंद करके ये किया जा रहा है, कहीं बच्चों को मारा जा रहा है, कहीं डराया जा रहा है। अरे भाई, बच्चा समझ नहीं रहा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, और उसको कैसे ये कर, जो नहीं समझेगा उसको मार के थोड़े सिखाओगे, उसको खुद समझना होगा, पेरेंट्स को समझाना होगा कि इसको प्रॉब्लम ये है, इसको इस तरीके से डील करेंगे। तो पेरेंट्स और थेरेपिस्ट दोनों का कोऑपरेशन होगा, प्रॉपर दोनों कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को, तब हम बच्चे को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये भी गलतियां हम करते हैं, और घर पे हम जो करना चाहते हैं, मैक्सिमम लोग हमारे चैनल पे आते हैं और कहते हैं कि आप सिर्फ बातें बोलते हैं। कुछ लोग रफ वर्ड भी यूज करते हैं कि ये सिर्फ बातें बताता है, कुछ सोल्यूशन नहीं बताता। हम समझ सकते हैं, हम भी चाहें तो इधर से कमेंट आपको कुछ निगेटिव कर दें, लेकिन उससे होगा क्या पता है? एक तो आप साइकोलॉजिकली ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड हैं, आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, और हम वही चीज़ को दूर करना चाहते हैं, और आपका कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा, आपका जो मतलब कि सूझबूझ की शक्ति वो काम कर ही नहीं रहे। आप परेशान हैं अपने आस पड़ोस से, अपने परिवार वालों से, आपको लग रहा है कि बच्चे में प्रॉब्लम है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं बैठे। अब आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको कुछ कह नहीं सकते, घर में कह रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, कलेश हो रहा है। अब आपको समझ नहीं आता है तो आप कोई वीडियो देखे कि इस चीज़ पे ऐसा सॉल्यूशन, आपको लगा कि अच्छा इसमें तो कुछ प्रैक्टिकल करने का तो बताया नहीं, अब आप फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ बोलते हैं। हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम आपकी मन स्थिति समझते हैं, तो हम उस पर कुछ कड़वा आपको बोल दें, या फिर आपका ये निकाल के और आप पे कुछ एक्शन करवा दें, तो फिर आप और भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। वो हम नहीं चाहते। साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट हम आपका नहीं चाहते, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के, दिमाग स्थिर करके अगर वीडियो हमारा आप देखेंगे तो उसमें आपको बातें समझ में आएंगी कि ये आपके भले के लिए कही जा रही हैं, कि आप दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो के चीज़ों को पहले खुद से समझें। नहीं तो जैसे थॉरोली हमने सारी चीज़ें बताई कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स होती हैं, वो आप भी कर रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन में आके आप इधर उधर जाते हैं। आप जब होता है, आदमी परेशान होता है तो उसको लगता है कि जल्दी से कोई इलाज कर दे, जल्दी से कोई सोल्यूशन दे। ऐसे नहीं होता, पहले आपको ठीक होना होगा, उसके बाद ही आप अपने बच्चे को ठीक कर पाएंगे। तो पहले अपना दिमाग स्थिर कीजिए, वीडियो को देखें, समझ में आए, थोड़ा बहुत समझ में आए तो ये समझने की कोशिश करें कि आपसे कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, और उसको सुधारने की कोशिश करें। हम पेरेंट्स के भी साइकोलॉजिकल हेल्थ को ध्यान में रख के वीडियो बनाते हैं। हम बार बार बोलते हैं कि पेरेंट्स का इलाज पहले ज़रूरी है, बच्चे का इलाज बाद में। पेरेंट्स ठीक नहीं रहेंगे तो बच्चे को कौन ठीक कर पाएगा? हम कुछ बातें आपको बता ही दें, आपके बच्चे में वो ये हो, आप सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, इम्प्रूवमेंट होगी ही नहीं, फिर आप वही फ्रस्ट्रेशन में जिएंगे। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचें और सही चीज़ को समझने का प्रयास करें। नहीं तो फिर जाइए, दुनिया खुली हुई है, लोग आपको लूटने के लिए बैठे ही हैं, और जाइए जांच और दवाओं के फेर में पड़ते रहिए। तो ये हो गई सारी बातें, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम मतलब कि अक्सर सारे पेरेंट्स करते हैं। अब हम
चौथे स्टेप की बात करते हैं। चौथा जो ये है और ये अंत होगा हमारा, लास्ट वाला जो ये पॉइंट है, इस पे हम बात करते हैं। और ये सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट वाली बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो मल्टीपल चैनल्स पे, यूट्यूब के मल्टीपल चैनल्स पे हैं, और उसमें क्या होता है कि वो हर जगह कमेंट डाल रहे हैं। उनके बच्चे को प्रॉब्लम है, वो हर जगह कमेंट डाल रहे हैं। जिसका जिस तरह का वीडियो देखा उसमें डाल दिया, हमारे बच्चे को ऐसे है, हमको कुछ बता दीजिए, हमारे बच्चे को ऐसा है, हमको कुछ बता दीजिए। मैक्सिमम लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक हमारा जिम बॉल एक्टिविटी का प्रैक्टिकल वीडियो हमने बनाया, क्योंकि इस पे बहुत सारे लोग मिसगाइडेड हैं, कंफ्यूज हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अच्छे से एक वीडियो बनाते हैं कि जिसमें जिम बॉल का यूज कैसे, कौन से बॉल यूज करें, किस साइज का यूज करें, कैसे कैसे यूज करें, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हमने उसमें समझाई। उस पर कई सारे लोगों ने लिखा कि सर ऐसे ही वीडियो बनाएं, जिससे क्या होगा कि जो लोग फाइनेंशियली ये नहीं कर सकते हैं वो इन वीडियो को देख के अपने बच्चे को ठीक कर सकें। आप सभी लोगों के लिए हम ये रिक्वेस्ट समझें, वार्निंग समझें, एडवाइस समझें, सलाह समझें, सजेशन समझें, जो आपको समझना है समझें। सिर्फ वो जिम बॉल के वीडियो की तरह हजारों एक्टिविटीज आपके बच्चे में नीडेड हैं। तो आपको ये लगता है कि आप YouTube पे किसी का वीडियो देख के अगर आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं, तो फिर आप सरासर गलती कर रहे हैं, और आप कुछ समय बाद उस गलती का भुगतान होगा, उसको भुगतना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये एक जिम बॉल की एक्टिविटी हमने एक सिंबल के तौर पे बताया कि ऐसे 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 मोटा मोटी एक ये तरीका बता दिया। आपके बच्चे में वही अप्लाई होगा ये आपको कैसे पता? आपके बच्चे को वही प्रॉब्लम है ये आपको कैसे पता होगा? और हम कहे, जैसा स्टार्टिंग में हमने कहा कि सिर्फ हमारे चैनल पे वैसा कमेंट नहीं आता, वही लोग कई सारे चैनल्स पे वैसा कमेंट करते हैं, और जैसा वीडियो देखा उस हिसाब से कमेंट है। उसने कुछ और बात बताई, जो नॉन टेक लोग सबसे ज़्यादा चैनल चला के रखे हुए हैं, उनको कुछ आइडिया है नहीं, कुछ भी उल जुलूल बातें बकेंगे और आपको लगेगा कि हमारे लिए कह रहा है। कुछ ऐसा प्रैक्टिकल ये बता देंगे कि आपको लगेगा अच्छा ये तो हम भी कर सकते हैं, जबकि उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, अननेसेसरी बात है। और इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल वही जिम बॉल वाला है कि बच्चा हाइपर है तो जिम बॉल पे जंप कराओ। एक लेडी है वो अपना ये करती है, और लोग उससे सहानुभूति रखने के चक्कर में अपने बच्चे का भी नुकसान कर रहे हैं। एक ही नहीं है, A4 ऑटिज्म, B4 बकवास टाइप बहुत सारे चैनल्स हैं कि वो इस तरह की उल जुलूल बातें करते हैं, और लोग उनसे ये कर पा रहे हैं, और लोग उनके फेर में फंस के और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो हम किसी चैनल को ये नहीं करेंगे। आप लोग समझें इन चीज़ों को कि सिर्फ जिम बॉल पे जंप करा के या फिर कोई ब्रशिंग का तरीका बता दिया, सिर्फ उससे आपको लगता है कि प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो प्रॉब्लम ठीक नहीं होने को है, प्रॉब्लम बढ़ने को है। मैक्सिमम लोगों का सवाल हमारे पास आता है हर सप्ताह, जैसा मैंने बोला कि 20 लोग कम से कम होते हैं, 15 से 20 लोग हर सप्ताह में हमारे पास असेसमेंट के लिए आते हैं। उसमें से जो ऑनलाइन की बात हम कर रहे हैं, ऑफलाइन का अलग ही है, उसमें से मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि सर सेंसरी इश्यूज कभी ख़त्म नहीं होता क्या? क्योंकि कई बारी हम लोगों ने आपका वीडियो देखा, उस पर काम किया, वो इश्यूज चले गए, कुछ दिन के बाद से वापस आए। तो हम उनको समझाते हैं यही बात कि आप बहुत भोले लोग हैं। आप लोगों को ये लगता है कि सिर्फ यूट्यूब के वीडियो देख के बच्चे को ठीक, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अगर नहीं किया जाएगा ना, तो फिर आपका बच्चा ठीक नहीं होगा। आप रैंडमली कहीं से एक खिचड़ी का उदाहरण हमने दिया था कि स्वामी विवेकानंद एक बार गए थे अमेरिका में, उनका जो ये हुआ था, तो उसमें जो भाषण वो दे रहे थे, तो इतना पहले तो उन्होंने भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों करके जो संबोधित किया था, तो उसके पर क्या हुआ था कि पहले तो माहौल थोड़ा सा ये था कि ये क्या बोल रहा है, यहाँ तो इंग्लिश में सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन फिर उनका बात करने का तरीका, लहजा और शालीनता जो थी बात करने का, धीरे धीरे इतना लंबा उनका भाषण चला, और धीरे धीरे लोग मंत्रमुग्ध होते गए। खैर, वो इन्फ्लुएंस का अपना ये था, वो उनकी आध्यात्मिक शक्ति थी, उनका मेडिटेशन का पावर था, तो वो तो अपना ये था। उनसे एक बार एक अंग्रेज ने पूछा कि जैसे बैठे थे लोग, सब लोग खाने के लिए, तो खिचड़ी था, खिचड़ी आया सबके खाने के लिए, तो सब लोग, अब गर्म है, सब लोग फूंक रहे हैं, ये कर रहे हैं कि ठंडा होगा तो खाएंगे, और देखा कि सबके सामने खिचड़ी रखी हुई है, कोई खा नहीं रहा, और वो एक किनारे से उठा के अपना खाए जा रहे हैं।
तो उसने पूछा कि मतलब कि ये आप कैसे कर ले रहे हैं, हम लोग को तो इतना गर्म लग रहा है, हमने हाथ डाला तो जल गया। तो उन्होंने हंसते हुए जवाब ये दिया कि ये काम, कोई भी काम अगर हो ना, तो उसको अगर एक सिरे से करोगे, एक किनारे से जाओगे तो अंत तक पहुंच पाओगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर जा रहे हो ना तो मंजिल तक पहुंच पाओगे। डायरेक्ट बीच में हाथ डालोगे जलेगा। और चूंकि खिचड़ी खाने वाले जानते हैं कि हाँ, हम लोग हमेशा किनारे से खिचड़ी उठाया जाता है, क्योंकि बीच से डाला गया, किनारे में आके वो धीरे धीरे वो ठंडा हो गया, और जो ठंडा है उसको उठा के खा रहे हैं, धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहे हैं, एकदम नॉर्मली सारा खा सकते हैं। तो यही अंग्रेज वाली गलती मैक्सिमम पेरेंट्स आप लोग करते हैं कि आप लोग कोई भी एक्टिविटी कहीं से भी उठाते हैं बीच से और बच्चे पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा, उसके बाद से प्रॉब्लम फिर से वापस आ जाएगी, रिकरिंग प्रॉब्लम होगी। सेंसरी इश्यूज पूरी तरह से ख़त्म होते हैं, पूरी तरह से जाते हैं अगर सही से उसका मैनेजमेंट किया जाए। तो जब बच्चे में सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की नीड हो तो स्पीच थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन और ABA थेरेपी से नहीं ठीक होगा। तो ये था हमारे 4 स्टेप्स में आपकी सारी चीज़ें, हमने सारी प्रॉब्लम्स आपकी हमने यहाँ मेंशन करी हैं। आप अच्छे से अगर देख लेंगे वीडियो को तो समझ में आ जाएगा क्या क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कंक्लूजन में हम लोग चलते हैं कि अगर बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या। अब हम बात कर रहे हैं कि इसको, अब सारी बातों को कंक्लूड कर लेते हैं, कंक्लूजन इसका क्या है, और अगर प्रॉब्लम इस तरह की हो तो सही रास्ता क्या है, सही सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम बच्चे को ठीक कर सकते हैं, उसके लिए पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सारे लोग ये जानना चाहेंगे। तो इसलिए हमने डिटेल में पहले सारी प्रॉब्लम समझा दी कि इसमें लगभग 99% लोग कवर हो जाएंगे कि ये गलतियां वो कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जब आपको सबसे पहली बार लगे कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिले हो गया है, तो आस पड़ोस, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, नाना नानी, दादा दादी, मौसा मौसी, ताया ताई, इन सब की बातों को छोड़ के, उनके फेर में ना पड़ के, आपको तत्काल पहले कुछ दिन तक, 1 सप्ताह तक ऑब्जर्व करना चाहिए बच्चे को। क्या ऑब्जर्व करना चाहिए? अगर 2.5 साल से ऊपर वो है तो वो इंडिपेंडेंट कितना है, खुद से टॉयलेट जा रहा है, खुद से पोटी करने के लिए जा रहा है, खुद से ब्रश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, खुद से स्नान कर ले रहा है कि नहीं कर रहा है, खुद से कपड़ा अपना डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, बटनिंग अनबटनिंग ये सारी चीज़ें, और कुछ कुछ बातें बहाना बना रहा है कि नहीं बना रहा, कुछ झूठ सच कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बाद से बदमाशी करके और फिर ये हो रहा है कि नहीं, आपको चिढ़ा रहा कि नहीं चिढ़ा रहा। मतलब कि एक कंप्लीट जितनी चीज़ें होनी चाहिए एक नॉर्मल ह्यूमन में, वो सारी चीज़ें बच्चे में आ रही कि नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही, डेवलपमेंटल डिले है। ADL परफॉर्म, जो ये हम सारी चीज़ें बताएं, टॉयलेटिंग से लेकर ये सारी चीज़ें, ADL एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ये इंडिपेंडेंटली कर पाता है कि नहीं, मतलब हल्का सपोर्ट ले रहा है कि फुल्ली इंडिपेंडेंट है कि 70-80% इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा सोशल इंटरेक्शन कैसा है, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं, बाहर से कोई रिलेटिव आ रहा है तो उनके साथ वो इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं, भाग जा रहा है, कैसा कर रहा है, नहीं कर रहा, ये चीज़ें वॉच कीजिए। लगे कि इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिले है। अब सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, चूंकि उस टाइम में माइनर प्रॉब्लम्स होती है, तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आंख बंद करके आप कोई न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी सेंटर सर्च कीजिए, कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को पकड़िए, जाके उनसे डिस्कशन कीजिए, और या पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपी सेंटर जहाँ हैं वहाँ भी जाइए, उनसे सारी बातें डिस्कस कीजिए कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। वो जो बातें बताएं उसको समझिए, खुद से सर्च कीजिए, गूगल वगैरह पे सारा डिटेल पढ़िए। अगर वो स्पीच थेरेपी के लिए बोल रहा तो फिर गलती है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, स्पीच डिले देखते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं। नहीं जाना है स्पीच थेरेपिस्ट के पास। हमने ABA थेरेपी वाले में बहुत सारी बातें बताई थी, एक बात छूट गई थी, स्पीच थेरेपिस्ट। एक होता है स्पीच थेरेपिस्ट, एक होता है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। दोनों में मेजर डिफरेंस है। वो डिफरेंस ऐसा है कि एक होता है BDS किया हुआ डेंटिस्ट, जो डेंटल डॉक्टर होते हैं,
और एक होता है छेनी हथौड़ी लेके चलने वाला, मोटरसाइकिल से घूम के घर घर पहुंच जाने वाला, और एक सुई देगा और दांत को हथौड़ी और छेनी से उखाड़ लेगा। दोनों में फ़र्क है। एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट है और एक उसके यहाँ कभी कंपाउंडरी किया हुआ होगा और उसने देख लिया कि यही इंजेक्शन देते हैं और यही ये होते हैं। बाद में मैंने बहुत सारे ऐसे डेंटिस्ट लोग को जाना है, डेंटिस्ट नहीं मतलब इस तरह के जो क्वैक होते हैं, जो झोला छाप, वो इंजेक्शन दिए, पेशेंट बेहोश हुआ, उसको स्ट्रोक आया, पेशेंट मर गया। तो इन बातों को समझ के रखने की ज़रूरत है। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, बैचलर डिग्री कोर्स है। जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी होता है, वैसे उन लोगों को पता है कि थॉरोली एग्जामिन कैसे करते हैं, असेसमेंट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें वो सही गाइड करेंगे। स्पीच थेरेपिस्ट जो कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होल्डर आपने पकड़ लिया, तो फिर वो तो कहेगा स्पीच थेरेपी कराइए और वही A4 कबूतर और K4 कलम बताएगा आपको। तो ये गलत चीज़ें हो जाएंगी और फिर बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो सबसे पहले कहाँ जाना है? न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी सेंटर में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियन के पास भी जाते हैं तो दवाओं के अलावा कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं। दवाओं का रोल बहुत कम है, हम ये नहीं कर रहे हैं, डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम है, ना के बराबर है। बच्चे को अगर सिर्फ न्यूरो डेवलपमेंटल डिले है तो उसके ना ब्रेन के स्कैनिंग में कुछ आएगा, ना उसके हियरिंग टेस्ट में कुछ आएगा। राइम सुन के दौड़ के भाग आ रहा है, उसको सुनने की प्रॉब्लम होती तो थोड़ी आ पाता, बहरा होता तो थोड़ी आ पाता। तो इन सब चीज़ों को समझ के सही जगह पे जाएं, पहला काम। दूसरी चीज़ ये कि जब जब बात रिहैबिलिटेशन की होती है, रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास, कई बार हमने समझाया। आज रिहैबिलिटेशन को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के तौर पे बताते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या होता है? दवाओं और सर्जरी और सुई इंजेक्शन इन सब चीज़ों से अलग हट के जितना भी अप्रोच होता है वो अल्टरनेटिव अप्रोच होता है, जिसको कि कंजर्वेटिव अप्रोच भी बोलते हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या होता है? संरक्षण का उपाय, संक्षरण का उपाय नहीं। संक्षरण मतलब कि नुकसान, नाश, और ये संरक्षण मतलब कि उसको कंजर्व कर लिया, उसको बचा लिया। तो संरक्षण के उपाय में क्या होता है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या होता है ना, कि इसमें दो मेजर्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। दो तरह के प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहला प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रिवेंटिव या प्रिकॉशनरी। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोला जाता है। तो प्रिवेंटिव केयर क्या करना है कि बच्चे को अगर प्रॉब्लम दिख रही है, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा, अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे होंगे कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा देने की वजह से बच्चों में प्रॉब्लम इस तरह की ज़्यादा हो रही है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? स्क्रीन टाइम जितना रिड्यूस कर सकें, मतलब मोबाइल और टीवी जितना कम कर सकें उतना करना है, प्रिवेंटिव मेजर। दूसरी चीज़ कि बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करके जो आप रख रहे थे वो नहीं रखना है, उसको बाहर निकालना, उसको आइसोलेटेड नहीं रखना है, उसको सोशल इंटरेक्शन उसका इंप्रूव कराना है, उसको उस ग्रुप के बच्चों के साथ में लेके रखना है कि धीरे धीरे सोशल इंटरेक्शन, सोशल एक्सपोजर उसका बढ़े, तब जाके वो चीज़ों को समझे। तो ये हो गया प्रिवेंटिव मैनेजमेंट हमारा, प्रिवेंटिव या प्रिकॉशनरी मैनेजमेंट। दूसरा मेजर या मैनेजमेंट थेराप्यूटिक मैनेजमेंट, थेराप्यूटिक अप्रोच, थेराप्यूटिक मेजर्स। थेराप्यूटिक मेजर्स में अगर बच्चे को सेंसरी इंटीग्रेशन की डिफिकल्टी है तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, बच्चे को चलने फिरने में भी प्रॉब्लम है तो फिजियोथेरेपी, ग्रॉस मोटर फंक्शन की प्रॉब्लम है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ग्रॉस मोटर थेरेपी, ग्रॉस मोटर पे काम करेंगे, ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ पे। बच्चे को फाइन मोटर एक्टिविटीज़ की प्रॉब्लम है तो फाइन मोटर ये पे काम करेंगे। तो ये मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये सारा टीम वर्क होता है और ये काम करते हैं प्रिवेंट, ये आपको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे, रिहैबिलिटेशन पे। तो पहला प्रिवेंटिव या प्रिकॉशनरी मेजर था, दूसरा थेराप्यूटिक जो थेरेपी होगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम हो गई है वो और आगे ना बढ़े उसके लिए रोकना जरूरी है, जिसकी वजह से बढ़ रहा है। घाव की तरह है, समझिए, घाव हो गया तो आप बचाव के लिए क्या करते हैं कि पहले मीठा कुछ नहीं खाना, करते हैं कि पक जाएगा ये होगा। इसके अलावा उसको ढक के मरहम पट्टी करके करते हैं कि आगे बढ़े नहीं, बड़ा ना हो, प्रॉब्लम ना हो। ये तो हो गया प्रिकॉशन। लेकिन उसके लिए दवाई लेते हैं ना कि वो सूखे जल्दी, तो ये हो गया हमारा मेडिसिन, ये थेराप्यूटिक अप्रोच में आ गया। जैसे भी, तो ये मेडिकल मैनेजमेंट इसका हुआ।
इसी तरह से इसमें भी है कि पहले बचाव वाला ये कर लीजिए कि उसको रोक लीजिए और फिर उसके बाद थेरेपी कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम जो हो गई है उसके लिए थेरेपी जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ बचाव का ये कर देंगे, स्क्रीन टाइम कम कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी। ठीक, इसको एक कॉमन एग्जाम्पल से समझ लीजिए। कॉमन एग्जाम्पल दिए बिना आप लोग समझते नहीं हैं। एक घर में नल मान लीजिए कहीं का लीक कर रहा है, हम अपने ही घर में एक दिन की बात करें तो एक नल था, उसको खोल दिया, वो लीकेज हो रहा था, उसको खोला, अब पानी आने लगा। हम थोड़े प्लम्बर हैं कि हमको पता रहेगा, पानी आना शुरू हो गया। अब आप हड़बड़ा के नल लगाना फिर से शुरू करेंगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे लगाएंगे वो पानी आपके देह पे आना शुरू हो जाएगा, इधर उधर छिटाना शुरू हो जाएगा और प्रेशर से पानी आ रहा पूरे घर में भर जाएगा। तो ये हो गई प्रॉब्लम। ये उस पानी लीकेज को आप प्रॉब्लम समझ लीजिए जो आप ऑटिज्म समझ रहे हैं। अब क्या होता है कि इसको रोका कैसे जाए, क्योंकि नल तो आपको फिट करना है, तुरंत तो प्लम्बर आएगा नहीं। रात की बात अगर हो, प्लम्बर कैसे आएगा? तो सबसे पहला काम होशियारी इस बात में होनी चाहिए कि आपको जाके टंकी के पास से उधर की सप्लाई बंद करनी होगी जो उस नल में आ रहा, वो सप्लाई वहाँ से बंद करेंगे। पानी थोड़ा पानी गिर के बंद हो जाएगा। बंद हो गया तो ये प्रिवेंटिव मेजर था, लेकिन जो प्रॉब्लम वहाँ तो नल हट गया वहाँ से। अब आप उसको कसेंगे, हो सकता है कि उसका चूड़ी खराब हो गया हो, टेम्पर ये हो गया हो तो नहीं बैठ रहा। अब आपको उसको कसना है, धीरे धीरे कस के उसको कुछ एमसील वगैरह लेके आप उसका तत्काल का ये कर लेंगे, मैनेजमेंट कर लेंगे। ये आप इतना कर सकते हैं। जो यूट्यूब थेरेपी आप करते हैं, थोड़ा बहुत देख के हेयर कट नहीं करा रहा है, ब्रशिंग करके आप करवा लेते हैं कि हेयर कट कराने लगा, ये आपने वही मैनेजमेंट किया कि टेम्पररी मैनेजमेंट कर दिया। लेकिन बाद में लीकेज का खतरा बना रहेगा, तो उसका थेराप्यूटिक अप्रोच आप कहीं बढ़िया थेरेपिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, और नल के लिए आप प्लम्बर बुलाएं, उसका एक्सपर्ट हुआ। तो उसमें भी पहले प्रिवेंटिव मेजर लिया, फिर उसके बाद मैनेजमेंट लिया। इसी तरह इसमें पहले प्रिवेंटिव अप्रोच, फिर थेराप्यूटिक अप्रोच। अगर ये आप करते हैं तो आप अपने बच्चे को सही से ठीक कर पाएंगे। नहीं तो दुनिया सारी भटक रही है, आप भी भटकेंगे। जो हमारे पास आ गए हैं, और ये हम ये नहीं करेंगे, इसमें घमंड वाली बात है, हम ईमानदारी से काम करते हैं और दूसरे से भी ईमानदारी से काम करवा पाते हैं, इसलिए उनके बच्चे ठीक हो रहे हैं। हमारे साथ आपको अगर जुड़ना है, जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने बच्चे को सही में ठीक करना चाहते हैं, जल्दी से ठीक करना चाहते हैं, तो हमारे मैनेजमेंट का नंबर दिया रहता है, उस पर आप कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने बच्चे का असेसमेंट करा के हमारे ऑनलाइन सेशन में आ सकते हैं। कहीं पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर से ही आप मैनेज कर सकते हैं। सही चीज़ जान लेंगे तब, सही चीज़ नहीं जानेंगे आप अपने बच्चे को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं और क्या क्या सही स्टेप हमारा होना चाहिए। और ये भी उम्मीद है कि इसके बाद आप वो गलतियाँ फिर से दोहराएंगे नहीं और सही चीज़ों को समझेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्यूरेबल। धन्यवाद।